नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑकल्टिस्ट ऑफ केमिस्ट्री में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस चैनल पर हम केमिस्ट्री के विभिन्न कॉन्सेप्ट को काफ़ी सरल शब्दों में, कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। उसी क्रम में आज का मेरा टॉपिक है विलयन। विलयन जो टॉपिक है ये क्लास 12th में चैप्टर 2 में है, 12th के विद्यार्थियों के लिए, और इसका जो कुछ पोर्शन है वो क्लास 11th में भी है। तो आज हम यहाँ पर समझेंगे विलयन क्या है, विलयन के प्रकार कितने होते हैं, और अगली महत्वपूर्ण चीज़ कि किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं विलयन से। तो दोस्तों, विलयन जनरली हम अपनी दैनिक जीवन में चारों तरफ कई बार विलयन का इस्तेमाल करते हैं। पारिभाषिक रूप से हम ये कहें कि एक सिंपल परिभाषा निकालें कि जब किसी ठोस द्रव या गैस को किसी द्रव में घोल दिया जाता है तब जो बनता है विलयन। तो थोड़ा सा हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी से तात्पर्य यह है कि दोनों पदार्थों को जब आपने मिला दिया तो जो चीज़ बनी है वो समांगी, मतलब उसके अंग एक से हो जाएं, मतलब उस पदार्थ के अंदर आपको वो दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई ना दें। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच नमक डाला और एक दूसरा गिलास लिया, उस पानी में आपने 1 चम्मच रेत डाली, दोनों को हिला दिया। अब स्थिति ये होगी कि जब यदि गिलास कांच का है तो हम जब देखेंगे तो नमक वाले जो पदार्थ है उसके अंदर हमें सब कुछ एक जैसा दिखाई देगा, जबकि यहाँ दूसरे वाले विलयन में रेत के कण दिखाई देंगे। तो वो जो समांगी शब्द यहाँ आ गया वो समांगी पदार्थ कहलाता है विलयन। अब अगली चीज आती है विलयन के प्रकार या विलयन का वर्गीकरण। तो विलयन के प्रकारों को जनरली होता क्या है कि जब भी वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण से तात्पर्य होता है बांटना। तो जब किसी चीज को हम बांटेंगे तो बांटते समय हमें कुछ ना कुछ आधार रखना होता है कि इस आधार पर हम बांट रहे हैं। ठीक उसी प्रकार विलयन के वर्गीकरण में भी हमने 2 आधार लिए हैं, 2 आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। पहला आधार है हमारा अवस्था, अवस्था के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। दूसरा है विलय की सांद्रता, विलय की सांद्रता, इसके आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। तो जब हम अवस्था के आधार पर हम वर्गीकरण देखते हैं तो विलयन हमें 3 प्रकार के विलयन यहां पर मिल जाएंगे। पहला होगा गैस विलयन, दूसरा होगा द्रव विलयन, और तीसरा होगा ठोस विलयन। और जब हम विलय की सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो यहां भी हमें 3 प्रकार के विलयन मिल जाएंगे। पहला हो जाएगा असंतृप्त विलयन, दूसरा हो जाएगा संतृप्त विलयन, और तीसरा हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। तो ये ऐसे 3 प्रकार हमारे अवस्था के आधार पर हो गए, और अगले 3 प्रकार हमारे हो गए सांद्रता के आधार पर। अभी हम इन सब की डेफिनेशन यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार के ये विलयन होते हैं। लेकिन इसके पहले अभी कुछ शब्द बार बार आपके सामने आएंगे, उन शब्दों पर चर्चा कर लूं। इन परिभाषाओं को जब हम करेंगे तो एक शब्द बार बार निकल के आएगा विलय, दूसरा शब्द होगा विलायक, और तीसरा होगा विलयन। तो इन तीनों शब्दों में अंतर को यहां समझ लेते हैं तो इन परिभाषाओं में दिक्कत नहीं होगी। विलय क्या होता है और विलायक और विलयन, तीनों शब्दों में अंतर को हम इस प्रकार समझ लें। जब भी कोई विलयन बन रहा है तो विलय मतलब वो पदार्थ जिसको घोला जाए, जिसको घोला जाए वो विलय होगा। विलायक जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए वो विलायक होगा, और घोलने पे जो बन जाए वो विलयन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 गिलास पानी में मैं 1 चम्मच नमक डाल रहा हूं, तो किसे घोल रहा हूं? नमक को। तो जिसको घोला जाए मतलब नमक को घोला जा रहा है तो नमक यहां पर विलय। जिसमें घोला जाए, किसमें घोल रहा हूं मैं? पानी में घोल रहा हूं, तो पानी यहां पर विलायक है। और जब मैंने घोल दिया उसके बाद जो बन गया गिलास में मेरे पास वो है विलय।
आशा करता हूँ बड़े क्लियर आपको हो गया होगा विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है। अब हम प्रकार में चल रहे हैं। सबसे पहला है गैस विलयन। यहां पर ये जो नाम लिखे हैं गैस, द्रव और ठोस विलयन, ये तीनों अवस्था के आधार पर हैं। आपको पता है 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। यहां पर ये नाम विलायक के आधार पर दिए। जैसे यदि विलायक गैस है, विलायक क्या है, गैस, यहां पर इसमें विलायक क्या है, द्रव, और इसमें विलायक क्या है, ठोस। विलायक मतलब घोलने वाला। तो जब किसी, अब यहां जो विलेय होगा वो तीनों अवस्थाओं में से कोई भी हो सकता है, मतलब गैस हो सकती है, द्रव हो सकता है या ठोस हो सकता है। यहां भी सेम स्थिति होगी, गैस, द्रव और ठोस। यहां भी सेम स्थिति होगी, गैस, द्रव या ठोस। ये तीनों प्रकार के जो हमारे विलयन हैं उनको हम बिल्कुल शॉर्ट में यहां समझ लेंगे। यहां पर विलायक कौन होगा इस विलयन में, गैस। मतलब जब किसी गैस में किसी गैस को घोला जाए, या जब किसी गैस में किसी द्रव को घोला जाए, या जब किसी गैस में किसी ठोस को घोला जाए, तीनों ही स्थितियों में जो विलयन होगा वो कौन सा विलयन कहलाएगा, गैस विलयन। जब किसी द्रव में किसी गैस को घोला जाए, या किसी द्रव में द्रव को घोला जाए, या किसी द्रव में किसी ठोस को घोला जाए, तो तीनों ही स्थितियों में विलयन क्या कहलाएगा, वो द्रव विलयन कहलाएगा। और किसी ठोस के अंदर गैस, द्रव या ठोस को घोला जाए तो वो कहलाएगा ठोस विलयन। अब चूंकि विलायक यदि ठोस हो गया, तो ठोस शब्द जब होता है, ठोस अवस्था जो होती है, तो उसमें घोलना शब्द थोड़ा सा तर्क संगत नहीं लगता है। तो यहां पर एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, परिक्षिप्त। मतलब जब किसी ठोस में कोई गैस परिक्षिप्त हो जाती है तो उसे हम ठोस विलयन कहते हैं, या जब किसी ठोस में कोई द्रव परिक्षिप्त हो जाता है तब हम उसे ठोस विलयन कहते हैं, और जब किसी ठोस में कोई ठोस परिक्षिप्त होता है तो उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम इनको एग्जांपल से भी देख लें। जैसे मान लीजिए आप हवा देखते हैं, वायु जो है हमारे वायुमंडल में, उस वायु में कई सारी गैसें आपस में मिली होती हैं, घुलने वाली भी गैस होती हैं, घुलने वाली भी गैस होती हैं। तो जो हवा है वो क्या है, वो एक प्रकार का गैस विलयन है। इसी प्रकार से हम देख लें कि जैसे हवा के अंदर जलवाष्प घुल जाती है, मतलब गैस अवस्था में कौन मिल गया आके, जलवाष्प। तो वो जो विलयन बन जाएगा, तो जलवाष्प कैसी होती है, द्रव रूप में होती है, तो वो कहलाएगा ठोस विलयन। फिर जैसे आपने देखा कि कार्बन के कण, धुआं, जब आपने आग को जलाया तो उसमें से कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो पार्टिकल जब हवा में मिलते हैं तो धुआं बनता है। तो धुआं क्या हो गया, धुआं भी गैस विलयन है। इसमें विलायक कौन है, गैस है, लेकिन विलेय कौन है यहाँ पर, ठोस या कार्बन के कण। अगला जो विलयन है वो है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में एग्जांपल आपने कई सारे देखे, गैस को द्रव में मिलाया, जैसे सोडा वाटर आप जानते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो द्रव के अंदर घुली होती है। द्रव में द्रव, तो एल्कोहल को आप जल में मिला दें या दूध को आप पानी में मिला दें तो द्रव में द्रव विलयन हो जाएगा। इसी प्रकार ठोस वाले में आपको शक्कर को पानी में घोल देना है तो द्रव विलयन। इसी प्रकार ठोस विलयनों में देख लें तो हाइड्रोजन जो गैस होती है, जब वो पैलेडियम में परिक्षिप्त हो जाती है तब वो ठोस विलयन वाला रूप होगा। इसी प्रकार से जो सिल्वर का अमलगम जो होता है वो भी ठोस विलयन होगा। और ठोस में ठोस कई सारी मिश्र धातुएं आपने पढ़ी हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील। अब इसमें 3 चीजें हो जाएंगी, लोहा, क्रोमियम, निकल, तीनों ठोस अवस्था में होती हैं। तीनों ठोस आपस में क्या हो गए, परिक्षिप्त हो गए हैं, तो वो जो विलयन बना है वो कहला रहा है ठोस विलयन। तो आशा करता हूं कि आप ये तीनों विलयन, तीनों प्रकार आप समझ गए होंगे। अब हम अगली चीज पे चलते हैं, जो है विलेय की सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। सांद्रता मतलब विलेय की मात्रा। तो 3 भागों में हमने बांटा, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। संतृप्त मतलब होता है, अपने हिंदी के हिसाब से हम यदि उसका शब्द की व्याख्या करें तो संतृप्त से तात्पर्य होता है पूर्ण हो जाना। जैसे मान लीजिए आपको जब भूख लगी है, आप खाना खाने बैठे, आपकी खुराक 4 रोटी की है, तो आप 4 रोटियां खाते हैं। जब आपने खाना शुरू किया और पहली रोटी आपने जब खाई, उस समय आप व्यवहार कर रहे हैं असंतृप्त विलयन की तरह। पहली रोटी खा ली, दूसरी रोटी खा ली, असंतृप्त हैं आप, तीसरी रोटी खा ली, असंतृप्त हैं आप, चौथी रोटी खाई आपने, असंतृप्त हैं आप। लेकिन जैसे ही आपकी खुराक 4 रोटी की है, 4 रोटियां पूरी हुई, अब वो स्थिति आ गई आपकी संतृप्त, अब आप 5 भी नहीं खाएंगे, तो आप कैसे हो गए हैं, संतृप्त विलयन। लेकिन
और आगे हम इच्छा करें 5 भी रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति बनी, मान लीजिए गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, 5 रोटी खा चुके हो लेकिन गुलाब जामुन फिर आपके सामने आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, 2-3 गुलाब जामुन और खा लेंगे। संतृप्त हो गए थे लेकिन संतृप्त के बाद भी आपके अंदर विलय और चला गया, तो अब आप पहुंच गए कौन सी स्थिति में, अति संतृप्त विलयन वाली स्थिति में। लेकिन अति संतृप्त विलयन की स्थिति सामान्यता नहीं होगी, कुछ विशेष परिस्थितियां वहां पर लागू करनी पड़ेगी। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझें। जैसे मान लीजिए हमने बात की संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन की। एक कटोरी के अंदर मैंने पानी लिया, उस पानी के अंदर संतृप्त विलयन और असंतृप्त को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कटोरी के अंदर पानी लिया, उसमें हमने शक्कर के कुछ दाने डाले और चम्मच से उसको चलाया। आप देखेंगे जब आप चम्मच से चला रहे हैं तो चलाने पर कुछ समय के बाद वो शक्कर के दाने उसमें घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देंगे। आपने फिर दोबारा से थोड़े से 4-5 दाने डाले, फिर उसको घोलना चालू किया, फिर आप देखेंगे थोड़े समय बाद वो घुल जाएंगे। जब तक आप शक्कर को डाल रहे हो, शक्कर मतलब विलय, पानी के अंदर मतलब विलायक के अंदर, और वो घुलती जा रही है, उस अवस्था में वो विलयन कौन सा विलयन है, असंतृप्त विलयन। अब एक समय ऐसा आएगा जब आप डालते रहेंगे, कुछ समय के बाद आप शक्कर के दाने तो डालेंगे, चम्मच को चलाएंगे, लेकिन दाना फिर घुलेगा नहीं, दाना आपके पानी के साथ घूमता रहेगा, घुलना बंद हो जाएगा। यानी अब उसमें विलय घोल नहीं सक रहे हैं हम, तो अब विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। मतलब संतृप्त विलयन परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा घोली जा सके उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। अब बात आती है, जब आपने देख लिया कि शक्कर घुलना बंद हो गई है, अब आप क्या करें, उस पानी को गर्म कर लें, उस विलयन को गर्म कर लें। आप जैसे ही गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें शक्कर फिर घुलना शुरू हो जाएगी, और घुलते घुलते गाढ़ा सा विलयन बन जाएगा। संतृप्त की जगह अब वो विलयन कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गए होंगे पूरे प्रकार, अवस्था के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के हैं, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। सांद्रता के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो ये हो गए विलयन के प्रकार। अब अगली चीज आती है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। यहां पर हम इन 3 पॉइंट्स को कर चुके हैं, 2 पॉइंट्स को, तीसरे पॉइंट्स पर हम बात कर रहे हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। अब आपको सांद्रता को बताएं कैसे। होता क्या है, किसी भी चीज को जब हमें बताना है तो हमें कुछ मात्रक या कुछ पैमाने उसके लिए चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप बाजार जाते हैं और यदि आपको कोई ठोस पदार्थ खरीदना है तो आप किसी मात्रक के तहत उसको खरीदेंगे। आपको मान लीजिए आलू लेना है तो आप आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, कुछ भी एक मान होगा जहां पर आप लेंगे। तो ये जो किलो में आप जो मात्रा बता रहे हैं वो उसका क्या है, मात्रक है। ठीक इसी प्रकार से विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना है। सांद्रता मतलब विलय की मात्रा को व्यक्त करना है कि वो कितनी है, तो उसको बताने की कुछ मेथड है, वो आपके सामने है। प्रतिशतता, ग्राम प्रति लीटर, मोलरता, मोललता, नार्मलता, फार्मलता, मोल प्रभाज और पीपीएम सांद्रता। सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। कक्षा 11 में पहले ही अध्याय में है ये, और कक्षा 12 में दूसरे अध्याय में है, और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिशतता की। प्रतिशतता बड़ी सिंपल सी चीज है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 के सापेक्ष मान को बताना। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि भैया हमें 10th क्लास में 80% अंक मिले हैं। 80% अंक मिले हैं, मान लीजिए 10th का एग्जाम आपका 500 नंबर का था, लेकिन 80% कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उस 500 के मान को हम 100 पर लेकर आए तो 100 के हिसाब से हमें हर विषय में 80-80 अंक मिले हैं। ये बात होती है सिंपल प्रतिशतता। यहाँ पर भी वही बात है कि विलयन के अंदर कितना विलय डला हुआ है उसकी मात्रा को आप 100 की तुलना में ले जाएं। मान लीजिए कि मैंने कहा कि 100 ml पानी में मैंने 10 ग्राम नमक घोला। 100 ml पानी में नमक कितना घोला, 10 ग्राम। तो अब प्रतिशतता कितनी होगी, पानी कितना है 100, तो 100 पे कितना घोला है 10, तो ये जो विलयन बना है वो 10% का विलयन है। अब इस बात को यदि मैं बढ़ा दूं थोड़ा सा, मैं कहूं कि मैंने 200 ml पानी में 10 ग्राम घोला है, अब प्रतिशतता कितनी होगी, तो मुझे चाहिए कितने में, 100 पे चाहिए। मान मेरे पास क्या है 200 पे, 200 पे कितना है 10, तो 100 पे कितना हो जाएगा 10 को सिंपली आधा कर दो तो बचा 5, तो मैं कह दूंगा कि ये जो है वो 5% का विलयन है। समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। दूसरी होती है ग्राम प्रति लीटर, यानी यहां पर भी
ये इसमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सिंपली बस थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। ग्राम प्रति लीटर, ग्राम मतलब समझ रहे हैं ग्राम, और लीटर मतलब 1 लीटर। विलेय जो है वो 1 लीटर में कितना घुला है। मान लीजिए मैंने कहा कि 500 ml पानी में, 500 मिलीलीटर पानी में मैंने 5 ग्राम शक्कर घोली है, उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बताइए। तो 500 ml में कितनी है, 5 ग्राम, ठीक है ना। मुझे जब भी मैं ग्राम प्रति लीटर की बात करूंगा तो मुझे 1 लीटर पे लेके जाना है उस मान को। तो 500 ml में हो गई 5, तो 500 से 1000 की है तो ये 5 का दुगुना कितना हो गया, 10। तो उस विलयन की जो सांद्रता है वो कितनी हो गई, 10 ग्राम प्रति लीटर। समझ गए हो, सिंपल। तीसरी विधि पे चले, तीसरी है मोलरता। अब मैं यहां पर जो बात करूंगा ये मोलरता और मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, ये काफी कुछ आपस में समानता रखते हुए रहेंगे, कुछ जरा सा बदलाव इनकी डेफिनेशंस में आएगा, उस बदलाव को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मोलरता की। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर में, यहां आपको इसी चीज पे फोकस करना है, 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, जो विलयन है टोटल, उसके 1 लीटर में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, वो जो मोलों की संख्या होगी वो कहलाएगी मोलरता। और इसे हम कैपिटल M से बताते हैं, इसका प्रतीक क्या है, कैपिटल M। मोलरता लिख दूं क्योंकि बोलने में जरा सा डिफरेंस है, मोलरता और मोललता। अब यदि इसका मान निकालना है तो आपको करना क्या है, सिंपल सा है, विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या और विलयन का लीटर में आयतन, इससे आप भाग दे देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना है। M बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या हमने निकाल ली कितनी है, और इसमें भाग देते हैं हम विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। यदि हम इससे भाग देंगे तो हमें मोलरता का मान मिल जाएगा कि कितना है। तो ये मोलरता हो गई। अब सेम के सेम इसी चीज को लेकर चलते हैं, मोलरता की जगह अब बात किसकी करेंगे, मोललता। इसको स्मॉल m से बताएंगे, कैसे बताएंगे, स्मॉल m से। अंतर जरा सा है, यहां हम कह रहे थे 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या, यहां हम कह देंगे 1 किलो में। विलायक का जो मात्रक है वो बदलना है जरा सा। मोलरता मतलब 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या, और मोलरता मतलब 1 किलो में घुले हुए मोलों की संख्या, बाकी सब कुछ सेम है। समझ में आ गई ये बात, सिंपल। अगली सांद्रता की विधियों पे चलते हैं। अब 2 चीजें हैं हमारे पास, एक है नॉर्मलता और दूसरी है फॉर्मलता। नॉर्मलता इसको व्यक्त करते हैं हम कैपिटल N से, और फॉर्मलता इसको व्यक्त करते हैं हम कैपिटल F से। दोनों की डेफिनेशन समझ लें। नॉर्मलता मतलब विलेय 1 लीटर में जो विलयन होगा, 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, 1 लीटर में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांकी भार हैं उनकी जो संख्या होगी वो कहलाएगी नॉर्मलता। और 1 लीटर विलयन में, यहां मात्रक नहीं बदलेगा, दोनों का लीटर ही रहेगा, 1 लीटर विलयन में विलेय के सूत्र भारों की संख्या, जो सूत्र का भार होगा, सूत्र भार क्या होता है, जनरली जैसे मान लीजिए नमक घोला तो नमक हो गया NaCl। अब NaCl नमक का सूत्र है, इसका भार क्या होगा, इसका भार और इसका भार। नमक का हम कहते हैं कि भैया सोडियम का कितना है परमाणु भार 23, क्लोरीन का कितना है 35.5, दोनों का टोटल करते हैं, ये हमारे पास हो गया 58.5। तो ये जो 58.5 निकल के आया है ना, ये कहलाएगा NaCl का सूत्र भार। और यदि और आसानी से आपको याद रखना है तो आप ये मान लें कि ये ही तुल्यांकी भार है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसे ही तुल्यांकी भार मान लेना, इसे ही आप सूत्र भार मान लेना, दोनों चीजों में आपके काम आ जाएगा। तो नॉर्मलता सूत्र एक, इसका जैसे मान लीजिए सवाल कुछ आंकिक प्रश्न होंगे, उनको यदि करना है तो हम कैसे करेंगे, विलेय का भार यहां लिख देता हूं मैं, नॉर्मलता के लिए विलेय का भार बटे विलेय मतलब जो विलयन के अंदर घोला गया है उसका भार, फिर विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार गुणा, ये 2 चीजें हो गई। अब हमको क्या करना है, विलयन का मिलीलीटर में आयतन, यहां 1000 रहेगा बटे
विलेन का ml मतलब मिलीलीटर में आयतन। यदि आपके पास कोई आंतरिक प्रश्न है तो इस सूत्र में आप मान स्थापित करेंगे तो आपको नॉर्मलता का रिजल्ट वहां पर मिल जाएगा। विलेय का भार प्रश्न में मिल जाएगा, जो भी कुछ का मान लीजिए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ग्राम जल में घोला गया है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो अब विलेय का भार कितना है 5.85 ग्राम, यहाँ रख दिया जाएगा। विलेय का तुल्यांकी भार कितना है, वही जो सूत्र भार था। तो NaCl घोला है तो अपन यहाँ रख देंगे, अभी मैंने जोड़ के बताया था 58.5, तो यहाँ रख देंगे 58.5 इंटू 1000 करेंगे। विलेन का ml में आयतन कितना, तो मैंने कहा था भैया 200 ml जल में घोला है तो यहाँ ml में आयतन चाहिए, 200 ml यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो नॉर्मलता होगी। ठीक इसी प्रकार से हम फॉर्मलता को ज्ञात करना है तो 1 लीटर में सूत्र भारों की संख्या वही की वही बात यहाँ पर रहेगी। बस n की जगह क्या हो जाएगा f विलेय का भार, फिर विलेय का तुल्यांकी भार न कह के, अब चूंकि परिभाषा में सूत्र भार की बात है तो हम इस तुल्यांकी शब्द को हटा के यहाँ सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार 1000 बटे। अब ये जो आंसर निकल के आएगा वो उसकी फॉर्मलता हो जाएगी। दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस यहाँ पर नॉर्मलता फॉर्मलता में एक शब्द को आपको दिमाग में रखना है कि एक जगह तुल्यांकी भार की बात हो रही है और एक दूसरी जगह पर सूत्र भार की बात हो रही है। और मूलरता में क्या रखना है, एक जगह 1 लीटर की बात है और एक जगह 1 किलोग्राम की बात है। आशा करता हूँ चारों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम अगली चीज में चलते हैं, मोल प्रभाज। ये थोड़ा सा इन सबसे हटके है। मोल प्रभाज, इसे मोल भिन्न भी कहते हैं। अब मोल प्रभाज जो ज्ञात किया जाएगा वो दोनों के लिए अलग अलग ज्ञात होगा। दोनों मतलब कौन, विलयन के अंदर 2 घटक होते हैं, उसके एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। ठीक है, उस चीज को समझने से पहले एक एग्जांपल लिखता हूं। माना किसी विलयन में विलेय के x मोल, x यहां पर मान लिया मैंने, ये किसके मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, y, ये विलायक हो गया। अब जो टोटल विलयन बनेगा उसके अंदर कितने मोल होंगे, तो विलयन के अंदर 2 ही तो चीजें हैं, एक विलेय है और दूसरा विलायक है। विलेय कितने हैं x और विलायक कितना है y, तो जो टोटल विलयन है वो कितना है हमारा x प्लस y। ठीक है ना। अब हम देखते हैं मोल प्रभाज। किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या एवं संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। ध्यान रखना, यहां पर मोल प्रभाज दोनों तरीके से निकलेगा, विलेय का अलग निकलेगा और विलायक का अलग निकलेगा। तो विलेय का मोल प्रभाज किसे कहेंगे, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या, इन दोनों का अनुपात। तो अब मैं यहां लिख देता हूं, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ये हो गया किसका, विलेय का मोल प्रभाज। अब इस एग्जांपल के हिसाब से देख लें तो यहां पर विलेय के कितने मोल हैं, x, तो x संपूर्ण विलयन के कितने हैं, x प्लस y। तो यहां पर विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, x बटे x धन y। इसी प्रकार से यदि विलायक का निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, विलायक का मोल प्रभाज बराबर, अब ये जो विलेय के मोल थे इसकी जगह हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो होगा विलायक के मोल और संपूर्ण विलयन के मोलों का अनुपात, विलयन के मोलों का संख्या। तो अब ऊपर जो हमने मान लिए हैं उसी मान से मान है, तो विलायक के कितने मोल हैं, y बटे विलयन के कितने हैं, x प्लस y। तो ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज। अब कुछ बच्चों के पास किसी दूसरे राइटर की बुक होगी, उसके पास किसी दूसरे की होगी, तो कई बार क्या होता है कि ये जो मान लिए गए हैं अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि यदि x और y मान रहे हो तब तो मूल प्रभाज ये आएगा, लेकिन मान लीजिए किसी बुक में लिखा है कि एक विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, ये जो विलेय है इसके मोलों की संख्या a है और विलायक के मोलों की संख्या b है, तो संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, a प्लस b। अब यदि यहां पर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। अब x और xy हमें नहीं लेना, अब ये मान हमारे बदल जाएंगे, बदल के क्या हो जाएंगे,
यदि हम विलेय के मूल निकाल रहे हैं तो विलेय के मूल कितने हैं? a, तो ये यहाँ पर a हो जाएगा। संपूर्ण विलयन के कितने हैं? a प्लस b। यदि हम विलायक के निकाल रहे हैं तो विलायक के कितने मूल हैं? b, और संपूर्ण विलयन के कितने हैं? a प्लस b। अब कहीं पर मान लीजिए x1 माना होगा तो आप समझ गए होंगे आसानी से कि यहाँ पर जो भी मान माना होगा उसके हिसाब से मूल प्रभाज मिल जाएगा। तो इससे संबंधित भी कुछ आंकिक प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को आप चाहें तो करने का प्रयास करना। यदि उसमें कहीं दिक्कत आएगी तो मुझे आप कमेंट करना, मैं उस प्रश्नों को सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा, एक अगला वीडियो में बनाऊंगा। उसके अंदर अगली जो आखिरी विधि रह गई हमारी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की, वो है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब विलयन के 10 लाखवें, पर मिलियन मतलब 10 लाख, विलयन के 10 लाखवें हिस्से में कितना विलेय है उसका जो मान होगा वो कहलाएगा पीपीएम सांद्रता। इसके लिए हम एक सूत्र निकाल लें, विलयन में कितना मोल है उसको निकालने के लिए सिंपल बात है, वो हमें पता है। अब उसको हम उस चीज को हमको 10 लाख पे लेके जाना है, तो पीपीएम सांद्रता यदि हमको ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाखवें हिस्से में विलेय की संख्या। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ये आयतन भी हो सकता है। यदि किलो में है तो किलो से आ जाएगा, और यदि लीटर में है तो फिर आयतन यहाँ कहना पड़ेगा। ये अनुपात निकाल लेंगे, ये तो हमें 1 का मान मिल जाएगा। अब इसको हमको कहाँ लेके जाना है? पीपीएम मतलब 10 लाख में लेके जाना, तो हम सीधा क्या करेंगे? गुणा 10 की घात 6। अब ये मान हमारा किस लेवल पे पहुंच जाएगा? 10 लाख हिस्से पे पहुंच जाएगा। तो वो जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो कहलाएगा पीपीएम सांद्रता। आशा करता हूं आज जो जितनी बातें की हैं ये काफी अच्छे से आपकी समझ में आ गई होंगी। आप एक बार और प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे और जो कुछ इसका हिस्सा है वो आपका समझ में आ जाएगा। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? हमने विलयन देख लिया, उसके प्रकार देख लिए, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां थी हमारे पास, जिसमें प्रतिशतता, ग्राम प्रति लीटर, मूलकता, मूललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मूल प्रभाज और पीपीएम सांद्रता। तो इतनी चीजों को आप तैयार कर लें। इसके बाद इस पार्ट में जो अगला हिस्सा है वहां पर राउल्ट का नियम हमें पढ़ना है, आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ना है, और अणुसंख्यक गुणधर्म, 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है उनको पढ़ना है। तो एक अगले वीडियो में ये जो बाकी का हिस्सा है उसके साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में अध्ययनरत हैं, विज्ञान विषय जो पढ़ रहे हैं, वो उन सभी को आप मैसेज करें, उनको सूचना दें कि वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये सब चीज़ें उनके काम भी आएंगी, और कई सारे उनके टॉपिक को भी मैं बनाऊँगा, ताकि वो वहाँ पर जब देखेंगे तो ईजिली वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और वर्तमान समय में चूंकि आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं लग पा रही हैं, तो आप लोग घर पर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ जितना मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उतने मटेरियल पर कार्य करते रहें। इससे क्या होगा? थोड़ा थोड़ा करके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने देखा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।